केमिस्ट्री 12th में सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। हमारी 12th केमिस्ट्री में जो सेकंड यूनिट है इसमें क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो हम विलयन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में जो विलयन दिया गया है, विलयन को हम कितने टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम विलयन के परिभाषा को समझेंगे, क्या होता है परिभाषा इसकी, और इसके घटक कौन कौन से होते हैं। फिर हम विलयन की सांद्रता इकाइयों को पढ़ेंगे। फिर वाष्प दाब, अणु संख्या गुण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं हम ये जानेंगे। इसमें हम 4 अणु संख्या गुण होते हैं जिनको पढ़ेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अपनमन, और विलयन का प्रासरण दाब। अगला टॉपिक रहेगा हमारा बार्न हाफ गुणांक, और सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस टॉपिक के साथ ही हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। टॉपिक क्या है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी ने द्रवों में गैसों की विलेयता के संबंध में एक नियम दिया था, इसको हेनरी का नियम कहते हैं। जानेंगे इसको इस चैप्टर के एंड में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्या कि विलयन क्या होता है। तो विलयन को हम परिभाषित करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। विलयन, सबसे पहला टॉपिक क्या लेंगे हम, विलयन को। विलयन किसे कहते हैं, क्लास 8 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कक्षा 8 में, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव की भौतिक अवस्था समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयवों की भौतिक अवस्था समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे मान लो कि जो वायु होती है ना, मान क्या लो वायु होती है ना, वायु में अवयव कौन कौन से होते हैं वायु के, O2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है आदि। वायु में इन सभी गैसों की जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है, गैस होती है, जो कि क्या है, समान है सबकी भौतिक अवस्था। सबकी भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस होती है। ए भी गैस होती है, ए भी गैस फॉर्म में होती है, और ये भी गैस फॉर्म में होती है। और वायु की भौतिक अवस्था भी क्या होती है, गैस ही होती है। तो वायु में उपस्थित इन सभी अवयवों की भौतिक अवस्था कैसी है, समान है।
ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं क्या है, समान है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वायु को बोलेंगे कि वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। फिर से ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वायु में उपस्थित O2, N2, CO2, CO आदि सभी गैस अवस्थाएं पाई जाती हैं। वायु की भी अवस्था गैस होती है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, सेम है। तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों की भौतिक अवस्था समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। कैसे, जैसे यदि हम जल में चीनी को घोल दें, चीनी या शक्कर को घोल, हम जानते हैं शक्कर की कैसी अवस्था होती है, ठोस होती है। तो चीनी इस जल में घुलकर, और जल की अवस्था कैसी होती है, द्रव होती है। तो चीनी की अवस्था जब इसमें विलयन में घुल जाता है तो क्या हो जाता है, द्रव हो जाती है। चीनी की जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या हो जाती है, द्रव हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो विलयन होता है ना, विलयन की भौतिक अवस्था कैसी है, सेम है। विलयन में जो पदार्थ हम विलय के रूप में मिलाते हैं उसकी भौतिक अवस्था और विलायक की भौतिक अवस्था कैसी होती है, समान होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं विलयन को। अभी हम जानेंगे इसमें कि जो विलयन होता है, विलयन के दो घटक होते हैं। किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं। हम इस चैप्टर में जिस विलयन का अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं क्या, उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, द्विअंगी। द्विअंगी विलयन कहते हैं। मतलब ऐसा विलयन जिसमें दो घटक होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। दो घटक कौन कौन से होते हैं, पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। वीडियो बंद। विलेय को हम इस चैप्टर में आगे बी से दर्शाएंगे और विलायक को हम ए से दर्शाएंगे, ये याद रखना है। विलेय किसे कहते हैं, विलयन का ऐसा घटक या विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती हो। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती हो उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई विलयन ऐसा दिया जाए जिसमें दोनों की मात्राएं बराबर हों, दोनों पदार्थों की, दोनों घटकों की। जैसे विलेय और विलायक की मात्रा बराबर दी जाए, तो इस स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे कि विलयन में कौन सा घटक विलायक है और कौन सा विलेय है। तो इस स्थिति में विलयन जिस घटक की भौतिक अवस्था को ग्रहण कर लेता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी भौतिक अवस्था को ग्रहण नहीं करता है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे मेरे पास एक विलयन है जिसमें 1 लीटर जल है, 1 लीटर क्या है, जल। इसमें 1 लीटर जल भरा हुआ है, और इस 1 लीटर जल में 1 किलोग्राम शक्कर घुली हुई है। हम जानते हैं शक्कर की भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है, और जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव होती है। शक्कर की भौतिक अवस्था ठोस होती है और जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। अब जब हम चीनी को इस जल में घोल देते हैं तो ये जो विलयन होता है पूरा कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। मतलब ये जो शक्कर की ठोस अवस्था है, ये कौन सी अवस्था ग्रहण कर लेती है, जल की द्रव अवस्था को ग्रहण कर लेती है। जो शक्कर है, शक्कर द्रव अवस्था में आ जाता है, जो कि किसकी अवस्था है, जल की अवस्था है। तो ये कह सकते हैं कि जो पूरा विलयन है, इस पूरे विलयन ने कौन सी भौतिक अवस्था को ग्रहण किया हुआ है, द्रव को। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो जल है, जल विलायक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो चीनी ठोस थी विलेय के रूप में हमने जिसमें मिलाई है उसकी मात्रा भी देखो बराबर है और जल की मात्रा बराबर है। लेकिन शक्कर ने यानी चीनी ने किसकी भौतिक अवस्था को ग्रहण किया है, जल की भौतिक अवस्था को। तो इसमें हम जल को क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जल को विलायक बोलेंगे तो शक्कर क्या होगी, विलेय होगी। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा बराबर होती है, तो इस स्थिति में अंततः विलयन जिस घटक की भौतिक अवस्था को ग्रहण कर लेता है उसे विलायक कहते हैं,
और जिसकी भौतिक अवस्था को ग्रहण नहीं करता है उसे हम विलेय कह देते हैं। तो इसमें शक्कर को हम विलेय कहेंगे और जल को विलायक कहेंगे। क्यों? इस पूरे विलयन ने, ये जो विलयन है शक्कर का, कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो पूरे विलयन की जो अवस्था है वो द्रव है, और द्रव किसकी भौतिक अवस्था थी? जल की। तो इसका मतलब जल इसमें क्या है? विलायक है, और शक्कर क्या है? इसमें विलेय है। तो इस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम इस स्थिति में। इस स्थिति में हम इस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो किसी भी विलयन में विलेय और विलायक की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए कुछ इकाइयाँ दी गई हैं जिनको हम सांद्रता इकाई कहते हैं। विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को ज्ञात करने हेतु जो सांद्रता इकाइयाँ दी जाती हैं उन्हें हम विलयन की सांद्रता इकाई कहते हैं। ये सांद्रता इकाई दो आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। सबसे पहली आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर, और दूसरा द्रव्यमान के आधार पर। आयतन के आधार पर सांद्रता इकाइयाँ होती हैं 4। मूलरता, नॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। जबकि द्रव्यमान के आधार पर भी होती हैं 4 सांद्रता इकाइयाँ। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है मोललता, अगली होती है मोल प्रभाज, इसी को बोलते हैं मूल अंश। कुछ बुकों में मूल प्रभाज को मूल अंश लिखा हुआ है, तो मूल अंश भी बोलते हैं इसको। अगली होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, और लास्ट होती है ppm यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। एक और होती है पार्ट्स पर बिलियन भी होती है। जो सांद्रता इकाइयाँ आयतन पर आधारित होती हैं वो सब ताप पर निर्भर करती हैं। ये सभी सांद्रता इकाइयाँ ताप पर निर्भर करती हैं, और जो सांद्रता इकाइयाँ द्रव्यमान पर आधारित होती हैं वह ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। ये हमको याद रखना है। विलयन की जो सांद्रता इकाइयाँ आयतन पर आधारित होती हैं वह ताप पर निर्भर करती हैं, और जो सांद्रता इकाइयाँ द्रव्यमान पर आधारित होती हैं वह ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक एक करके। सबसे पहले हम आयतन के आधार पर सांद्रता इकाइयों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली सांद्रता इकाई लेंगे हम कौन सी? मोलरता को। मोलरता को पढ़ेंगे हम सबसे पहले इसमें। तो सबसे पहले इसको नोट करिए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसको नोट कर रहे हैं, है ना। तो अगला टॉपिक कौन सा हमारा? मोलरता। आयतन के आधार पर हम सांद्रता इकाइयों को पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहली सांद्रता इकाई पढ़ेंगे कौन सी? मोलरता को। चलो स्टार्ट करता हूँ। आयतन के आधार पर जो सांद्रता इकाई है, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? मोलरता को। सबसे पहले हम आयतन पर आधारित सांद्रता इकाई में मोलरता को पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को पढ़ने से पहले हम क्लास 11th में जाएंगे। क्लास 11th में पहले चैप्टर में हमने पढ़ी है मोल संकल्पना, और मोल संकल्पना में हमने एक सूत्र पढ़ा है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या पढ़ा हमने? भार अपॉन अणुभार। मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं, और भार को हम W से दर्शाते हैं, और अणुभार को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, W का मतलब वेट, और M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो हम मोलों की संख्या को हमेशा ऐसे लिखेंगे, n बराबर W अपॉन M। अब मैंने बताया है कि जो विलयन होता है, विलयन के दो घटक होते हैं। पहला विलेय और दूसरा विलायक। विलेय को हम B से दर्शाएंगे और विलायक को हम A से दर्शाएंगे। ये याद रखना है तुम लोगों को।
तो मैं ए बोलूँ कि विलेय के मूलों की संख्या, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एन बी का मतलब विलेय के मूलों की संख्या बराबर WB यानी विलेय का भार अपॉन MB विलेय का अणु भार, ये हो गई विलेय के मूलों की संख्या। इस वाले फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत है अभी मोलैरिटी में। विलेय के मूलों की संख्या बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार। इस सूत्र को हम याद रखेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिखे देता हूँ। विलेय के मूलों की संख्या NB बराबर विलेय का भार यानी कि WB अपॉन MB, इसको हम याद रखेंगे। कहाँ से आया है मूलों की संख्या, में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। मूलों की संख्या में विलेय के जो मूलों की संख्या होगी उसका क्या होगा फॉर्मूला, NB बराबर WB अपॉन MB। अब पढ़ते हैं अपन किसको, मूलरता को। मूलरता को परिभाषित करेंगे, इसके सूत्र को डिराइव करेंगे कि इसका सूत्र कैसे आता है। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। यदि मूलरता को याद रखना है तो ए वाला फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं मूलरता को। मूलरता क्या होती है, बस सिंपल है। ए कोई विलयन है जिसमें 1 लीटर विलयन है, ये टोटल 1 लीटर विलयन है। इसका आयतन कितना है विलयन का, 1 लीटर। ये क्या है इसका आयतन, मतलब भी मतलब वॉल्यूम, मतलब आयतन। ऐसा मानो 1 लीटर ये विलयन है जिसमें मूलों की संख्या कितनी, विलेय के मूलों की संख्या कितनी है, NB इसमें क्या है, विलेय के मूलों की संख्या भूली हुई है। अब देखो इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। 1 लीटर विलयन का आयतन है और 1 लीटर में क्या विलेय के मूलों की संख्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। फिर से 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। परिभाषा लिखूं मैं यहाँ पे, बहुत सिंपल है। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। ऐसा मान लो कि कोई विलयन है जिसका आयतन 1 लीटर है, तो इसमें कितने विलेय के मूलों की संख्या उपस्थित है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मूलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं और मूलरता की इकाई मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्यों, क्योंकि 1 लीटर आयतन है विलयन का, तो आयतन कितना लेंगे 1 लीटर है ना, मतलब मोल पर लीटर या मोलर, इसको भी दर्शाते कैसे, कैपिटल M से होती है। मूलरता की इकाई मोल पर लीटर या मोलर होती है और यह ताप पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि आयतन पर आधारित इकाई है ना, आयतन। अब पढ़ेंगे हम इसके सूत्र को। सूत्र को पढ़ने के लिए हम इसकी परिभाषा पे जाएंगे। क्या परिभाषा, 1 लीटर विलयन, भी मतलब आयतन, कितना आयतन 1 लीटर, लीटर में लेना है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को विलयन की मूलरता कहते हैं, अर्थात M बराबर NB/V। भी क्या में चाहिए, लीटर में। हम पढ़ चुके हैं NB बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB। NB क्या है, विलेय के मूलों की संख्या। विलेय के मूलों की संख्या बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार। तो इसको और आगे करें हम, M बराबर WB अपॉन MB अपॉन V, मतलब वॉल्यूम, विलयन का आयतन का में लीटर में। यदि क्वेश्चन में आयतन हमें लीटर में दिया है तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आयतन मिलीलीटर में दिया जाता है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 का गुणा कर देंगे। लेकिन जब हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, है ना। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। फिर से
हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का गुणा कर देते हैं, और जब हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे आयतन दिया हो हमको काय में, लीटर में नहीं, आयतन हमको काय में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, और मिलीलीटर में दिया है तो मिलीलीटर से लीटर में जाना है तो 1000 का भाग देना है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 1000 का ऐसे भाग दे देंगे। ऊपर क्या है, WB/MB है। गणित में पढ़े होगे तुम लोगों ने, 3 अपॉन के चिन्ह है ना, 1 2 3, तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है। तो सीधा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, WB/MB गुणे 1000 अपॉन आयतन क्वेश्चन में कैसा दिया हो, मिलीलीटर में, तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसमें ये इसका फाइनल फार्मूला होता है, लास्ट सूत्र होता है इसका। M बराबर मोलरता, WB बराबर विलेय का भार, MB बराबर विलेय का अणु भार, और V बराबर विलयन का आयतन। मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 का इसमें भाग दे दिया, तो 1000 कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट रटेंगे नहीं, हम परिभाषा को याद रखेंगे इस तरीके से, विलेय के मूलों की संख्या आना चाहिए, और उसके बाद हम क्रम से सूत्र को बनाना सीखेंगे। यदि क्वेश्चन में आयतन लीटर में दिया है तो हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे, और मिलीलीटर में दिया है तो हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे। ये अपन को याद रखना है। हम क्या करते हैं, या हमको ऐसा पढ़ाया जाता है कि हम परिभाषा लिख जाती है और हम सूत्र लिख लेते हैं, बस साल भर इसको रटते रहते हैं। पेपर में जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में यदि आयतन लीटर में दे दिया तब भी ए वाला फार्मूला लगा के आ जाते हैं, और पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हमको याद रखना है कि यदि आयतन मिलीलीटर में दिया है तो हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे, लीटर में दिया तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी किसके साथ, नॉर्मलता के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।